नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यह कोशिश रहेगा कि मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक कहानी की तरह आपको बता पाऊँ, जिससे कि इसे याद करने में आसानी हो। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाया गया, जिसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ एंड चैप्टर 4A अंडर आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, इसमें A to K टोटल 11 आर्टिकल है। अगर हम ध्यान से देखें तो यह पूरा एक कहानी की तरह सामने आता है। 51A कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जितने भी सिटीजन हैं उनकी यह ड्यूटी होनी चाहिए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस को देता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स जैसे जस्टिस, इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं। इसलिए सबसे पहला ड्यूटी होता है कि हम इन चीज़ों का रिस्पेक्ट करें और अवॉइड करें। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम के फॉर्मेशन में एक बहुत ही लॉन्ग नेशनल स्ट्रगल रहा है फ्रीडम के लिए, जो 1857 के ग्रेट रिवॉल्ट से शुरू होकर 1947 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक चला। इस बीच बहुत से फ्रीडम फाइटर्स आए और ये उनके नोबल आइडियल्स थे, जैसे कि नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ट्रुथ, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हो पाया। इसलिए हमारा ड्यूटी है कि हम इन नोबल आइडियल्स को प्रोटेक्ट करें, चेरिश करें एंड फॉलो करें, जिसने इंस्पायर किया है हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को, और जिसकी वजह से हमें एक सोवरेन कंट्री मिला है। एंड ये हमारा ड्यूटी है कि हम इस फ्री कंट्री के सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें एंड अपहेल्ड करें। लेकिन ये कैसे होगा? ये तब पॉसिबल है जब हम अपने कंट्री को डिफेंड करें, और जब कभी भी नेशनल सर्विसेज की ज़रूरत हो तब हम चले जाएं। देश को बाहरी दुश्मनों से बचाने के बाद ज़रूरी है कि देश के अंदर भी हम लोगों को एक साथ रखें, ताकि देश को हम अंदर से मजबूत बना सकें। इसलिए नेक्स्ट ड्यूटी कहता है टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transiting religious, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. India is a hotspot of diversity. यहाँ पे लोग रिलीजन के बेस पे डिवाइडेड हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख। लैंग्वेज के बेस पे डिवाइडेड हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी। रीजन्स के बेस पे डिवाइडेड हैं, जैसे नॉर्थ साउथ डिवाइड, नॉर्थ ईस्ट डिवाइड, एंड इवन वेरियस सेक्शंस के बेसिस पे डिवाइडेड हैं। एंड इवन अगर सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन अगर हमें देश को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए और हार्मोनी को प्रमोट करना होगा। एंड इवन उन प्रैक्टिसेस को हमें छोड़ना होगा जो कि डेरोगेटरी हैं डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए। जब तक सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, जब तक सभी एक जैसे नहीं होंगे, तब तक हमारा देश अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इट मीन्स कि जो हमारा कंपोजिट कल्चर जो बहुत सालों से चले आ रहा है, उसे हम वैल्यू करें और उसे हम प्रिजर्व करें। ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के साथ साथ हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करना होगा। एंड इसलिए हमारा ड्यूटी होगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव compassion for living creatures.
फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ्स रहेंगे, तभी हमारे पास एक रिसोर्सफुल कंट्री होगा। और एक रिसोर्सफुल कंट्री होने के बाद ही वह एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री बन सकता है। लेकिन एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री बनने के लिए भी ज़रूरी है कि हम कुछ नए इनोवेशंस करते रहें। न्यू इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस के लिए ज़रूरी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। क्योंकि अगर साइंटिफिक टेम्पर होगा तभी हम नए नए इनोवेशंस कर पाएंगे, इन्वेंशंस कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा रिसोर्सफुल कंट्री पब्लिक यूटिलिटी के लिए पब्लिक गुड्स बना पाएगा। लेकिन ये पब्लिक गुड्स बनेंगे तो साथ साथ इसका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। जैसा हम देखते हैं समय समय पे कि अगर कहीं भी कॉम्युनल वायलेंस हुआ तो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी का ही डिस्ट्रक्शंस होता है, जिसकी वजह से कंट्री का ही इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है। इसलिए हमारी ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। और अगर हम ऐसा करते हैं तो समय के साथ हमारे पास बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे एंड इस तरह से हमारा ड्यूटी होगा टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ endeavor एंड अचीवमेंट्स। तो ये हमारी ड्यूटी होना चाहिए कि हम सभी स्फीयर्स में, चाहे वो इंडिविजुअल हो या वो कलेक्टिव एक्टिविटी का हो, सबका साथ सबका विकास। और इस तरह से नेशन जो है वो कंसिस्टेंटली हायर लेवल पे बढ़ता रहेगा। और इससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने आने वाले जनरेशन्स को भी इन सब ड्यूटीज़ के बारे में बताएं। इसलिए नेक्स्ट ड्यूटी है हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन, चाहे वो पेरेंट हो या गार्जियन हो, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो ये ड्यूटी डाला गया है कि हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा है हम एक नेक्स्ट जनरेशन को भी इम्पार्ट करें, ताकि एक देश जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ते रहे। इसलिए ड्यूटी है एवरी पेरेंट्स का, गार्जियन का, कि 6 to 14 ईयर्स तक जो भी उनके बच्चे हों उनके वो एजुकेशंस का ध्यान रखें। आइए अब कुछ फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट, इट इज़ अप्लीकेबल टू ओनली सिटीजन्स एंड नॉट टू एनी फॉरेनर्स। कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए अप्लीकेबल है, ये किसी फॉरेन नेशनल्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन द नेचर ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सिविक ड्यूटी। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह फोर्स नहीं किया जा सकता है बाय एनी कोर्ट और बाय एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट द सेम। लेकिन पार्लियामेंट फ्री है कि वह इसके लिए एक सुटेबल लॉ ला सकती है, जिसके तहत आपको कुछ प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा सो दैट इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ नेशनल आइडेंटिटीज़ का रिस्पेक्ट हो पाए। एग्जाम्पल, disrespecting the constitution, national flag and national anthem will attract penal provisions under the Prevention of Insult to National Honor Act 1971। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 15 अगस्त के दिन नेशनल फ्लैग को होइस्ट नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको पनिश नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप नेशनल फ्लैग को जलाते हैं, फाड़ते हैं, नेशनल एंथम का पब्लिकली डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर में पनिशमेंट दिया जा सकता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन करते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आप ट्रेड करते हैं, तो इन सब के लिए आपको द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर पनिश किया जा सकता है। The Representation of People Act 1951 provides for disqualification of members of the parliament or a state legislature for indulging in corrupt practices, that is soliciting votes on the ground of religion or prompting enmity between different sections of people on the grounds of caste, race, language, religion and so on। Representation of People Act 1951 यह कहता है
कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर उन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता है जिसमें कि वह कास्ट, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन इनके बेसिस पे अगर वो वोट मांगता है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम इसमें देख रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ serve as a reminder to the citizen that while enjoying their rights, they should also be conscious of duties they owe to their country, their society, and to their fellow citizens.